बी द पीपुल हो या संविधान बचाओ संघर्ष समिति, मिशन जय भीम और जो भी हमारे सामाजिक संगठन है, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक चेतना फाउंडेशन, पैगाम, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ये सारी जो संगठन है वो लगातार आवाज़ उठा रही है सोशल जस्टिस की, सामाजिक आवाज़ बन रही है ताकि एसटी एसटी ओबीसी जो डायमंड वर्ग है उन सबको अपने हक अधिकार मिले। तो आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया वर्गीकरण का और क्रीमी लेयर का, ये क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का उनका रवैया पुराना है बहुत। जब ओबीसी कमीशन का गठन हुआ था, ओबीसी के बाद जो बीपी सिंह की सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण लागू किया था, उसके जस्ट बाद ही जो इंदिरा सावने का जो केस होगा 1993 में उसका जजमेंट, उसमें इंदिरा सावने ने क्रीमी लेयर मांगा भी नहीं था, उन्होंने अपने पिटीशन में ये डाला नहीं था क्रीमी लेयर शब्द, और उसके बावजूद भी ये जो मनुवादी जज है उन लोगों ने क्रीमी लेयर का जजमेंट ओबीसी के जजमेंट में डाल दिया था कि वो जो क्रीमी लेयर उन्होंने इसलिए डाला था कि उन्हें ऐसा लगा था कि जो क्रीमी लेयर है वो कौन है। क्रीमी लेयर आपका चाहे तो एमपीज हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग जो बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, मीडिया के बड़े लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग ही जो हो सकते हैं क्रीमी लेयर में, वही आईटीआर भरते हैं, वही आपके जिनकी आमदनी उतनी होती है। तो इसको इसलिए काट दिया गया था कि आप आंख में आंख डालकर उनके बात नहीं कर सके, यानी कि जिनका पेट भरा हुआ होगा वही तो उनसे आवाज उठाएंगे। इसी सोच को रख करके उन्हें ऐसा लगा जो एससी और एसटी समाज के लोग थे वो अब उठ करके 3 जनरेशन उनका आगे बढ़ गया है और वो लोग आंख में आंख डाल करके बातें करने लगे थे, सवाल पूछने लगे थे। इस वजह से उनके अंदर भी ये जो ऐतिहासिक उन्होंने फैसला दिया है जजमेंट का, हालांकि अभी प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे कि ये एक तरह से अभी भी एक तरह से राजनीतिक फैसला है। अभी वर्गीकरण एक तरह से वो राजनीतिक रूप से उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, पूरी तरह से वो इसलिए नहीं लागू हो सकता है क्योंकि जातिगत जनगणना अभी बाकी है। जब तक जातिगत जनगणना होगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि एसटी ओबीसी कितना है, कितना उसमें क्रीम हो गया है, कितना उसको वर्गीकरण करके कितना वो आगे बढ़ गया है। आज जो वर्गीकरण जिस तरह से कहते हैं कि ओबीसी में जाटो कुर्मी ये सब लोग खा रहे हैं ज़्यादातर उनकी हिस्से की, और उसी तरह से एसटी में वो कह रहे हैं कि ये जो महार है या फिर जो जाटो समाज है या फिर जो भी थोड़ा बढ़ गए हैं वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन इसका कौन हिस्सा खा रहा है। तो हमारा अभी ये सर भी अभी बता रहे थे कि जो उपवर्गीकरण में जो आरक्षण अभी नहीं मिल रहा है, जो आरक्षण अभी किसे नहीं मिल पा रहा है, सारे जो 100% लोगों को आरक्षण इस समय मिल रहा है, लेकिन जो 2 वर्ग है, जो एससी समाज का जो मुस्लिम है या फिर एससी समाज का जो आपका क्रिश्चियन वर्ग है, उसे अभी भी आरक्षण से आरक्षण नहीं मिल रहा है। आखिर उन्हें क्यों आरक्षण से अलग किया जा रहा है? अभी आपने इनकी बात सुने होंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। वो हम लोगों पे ज़्यादा लागू होता है क्योंकि हम लोग एसटी ओबीसी के लोगों को वो लोग जानबूझकर बांटना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं। कहते हैं शासन का एक पद्धति है कि अगर हम जैसे कहते हैं फूट डालो शासन करो, तो वो हमारे अंदर फूट डालना चाहते हैं ताकि हम वो शासन कर सके। लेकिन अगर जो डायमंड वर्ग के लोग हैं, जो एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो अगर आपस में यूनाइट हो तब राज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे से टूट जाएंगे तो हम कभी भी उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं जा सकते हैं जहां वो लोग हमें नहीं पहुंचाना चाहते। तो आज सबसे पहले हम इसी वर्गीकरण की जहां तक बात आ गई है, तो उन्होंने वर्गीकरण में जो उन्होंने बांटा है, तो इस पे हम बिहार की जातिगत जनगणना का अगर आंकड़ा लिया जाए, उसका आंकड़ा आपने देखा होगा कि उसमें क्रीमी लेयर की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर 14% ही लोग वहाँ पे जो है क्या है पढ़े लिखे जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं। अगर उसमें एसटी ओबीसी की बात की जाए तो जो
1000 में जो वो लोग मुसहर जाति के जो लोग आते हैं, या फिर जो जिसकी बात अब भंगी जाति जो वाल्मीकि समाज है, वो 1000 में 1 लोग ही ग्रेजुएशन कर पाया है। तो इस तरह से वो क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आप लोगों को पता है कि अगर नॉट फाउंड सूटेबल कर करके अभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी आपके IIM है, IIT जैसे संस्थानों में आपको ऐसे ही कट करके बाहर कर दिया जाता है, या इंटरव्यू के नाम पर हो या फिर नॉट फाउंड सूटेबल के नाम हो। और IPS जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं, जो UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आपको किस तरह से बाहर कर देंगे? लेटरल एंट्री पे। जब लेटरल एंट्री की बात आई तो जब तक कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी तब तक हमें सुना नहीं जाएगा। तो जैसे लेटरल एंट्री की बात आई, 45 सीट की बात आप लोगों ने अभी सुनी होगी कुछ दिनों पहले। जैसे ही वो 45 सीट आई, हमारे कुछ MPs ने उस पर बोला। कब बोला? जब जनता की आवाज़ सुनाई दी। तो हमारे MPs ने जब बोला तब वो सुनी गई, तुरंत उसको वापस लिया गया। एक माहौल बनाया गया कि बहुत सारे उनके ST SC OBC के लोग वहाँ पे पहुँचे उन प्रधानमंत्री के पास, और उसके बाद ये वापस लिया गया। तो जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग यूनाइट नहीं होंगे। हमने अभी बार बार कह रहे हैं कि वो लोगों का मकसद होता है कि हमें फूट डालो, शासन करो, लेकिन हम लोग तब भी जब तक शासन में नहीं आ सकते जब तक हम लोग यूनाइट ना हो, एक ना हो। ये एक नारा है कि अगर हमें नहीं हो सकता है कि हम शासन में आ सके फूट डालो करके, तो हमें यूनाइट होके उस स्थिति में आना होगा। तो सबसे पहले जो आज बेईमानी चल रही है, जिसकी बात रोस्टर, बेईमान रोस्टर जो आप देख रहे होंगे, जिससे कि एक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, रोस्टर सिस्टम कब आया था? 1993 में पहली बार रोस्टर सिस्टम लाया गया था। उस समय बाइनरी रोस्टर सिस्टम था, DOPT के द्वारा उसमें लाया गया था। तो उसमें सबको हिस्सेदारी मिल रही थी। एक ST पहला SC था, उसके बाद आपको जनरल था। इस तरह से वो एक तरह से 50-50 उसमें रिजर्वेशन सही से मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 1997 में इस चीज़ को उन्होंने एक सबड़वाल जजमेंट के बाद, उसमें ये मांगा भी नहीं गया था, उसमें आपको नौकरी में प्रमोशन की बात मांगी गई थी, और उन्होंने जो मनुवादी जज हैं उन्होंने इसमें फैसला दिया। और उसके बाद DOPT ने एक ऑर्डर निकाला, ओवरसीस्ट बनाई। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आरक्षण जो है वो अब आपको इसमें मतलब रोस्टर सिस्टम के अनुसार जो बनाया उन्होंने, तो उसमें अब अगर रीड करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा। अगर आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं, कि जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में आज ये होते हैं, आज सीटें जो निकलती है, जैसे आपको विभागीय होती है, विभागीय तौर पे निकलते हैं, या फिर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो उसमें विभाग है, अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कम पोस्ट निकलते हैं। तो उसमें उन्होंने 1, 2, 3 पोस्ट बेईमानी से उन्होंने अपने आप को ले लिया है, और बाकी उसके बाद अगर 3 पोस्ट लिख लेंगे तो हमारा एकदम 100% रिजर्वेशन उनका। अगर उसमें अगर 6 पोस्ट निकलती है तो भी 5 पोस्ट उनका हो जाता है। यानी कि इसी से समझ लीजिए 13 पोस्ट कहीं भी बहुत कम स्थिति में निकलती है। जब 13 पोस्ट निकलता है तब जाके ST को 1 सीट मिल पाता है, 14 सीट मिलती है तो सॉरी, और 7 पोस्ट निकलता है तब SC को मिलेगा। इस तरह से वो बेईमान रोस्टर सिस्टम उन्होंने बनाया। अगर ईमानदारी से अगर उन्होंने वर्गीकरण जो बात की है, अगर ईमानदारी से वो वर्गीकरण को लागू करना है, तो जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जो C और D की ग्रुप की नौकरियां हैं, उसको पहले खत्म करके ये सरकारीकरण करे, तभी तो हमारे लोग जाएंगे। चाहे वो आप बात करते हैं वाल्मीकि समाज जो कट के बाहर जा रहा है, जो हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है, या फिर जो मुसहर समाज है, उन सबको कैसे मिलेगा आरक्षण? तब तक नहीं मिलेगा उन लोगों को आरक्षण जब तक कि जो C और D की जो आउटसोर्सिंग हो गई। आउटसोर्सिंग के किसे फायदा हो रहा है? आउटसोर्सिंग में उन्हीं के दादा पोता अपने लोगों को ही भर रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वही देते हैं। तो इस तरह से जो ये वर्गीकरण एक तरह से ये भी बेईमानी की नीयत से किया गया है, क्योंकि जो ग्रुप A और B की नौकरियां हैं वो 1, 2, 3 इस तरह से ही निकलती है, और उसमें उन्होंने खुद भी 1, 2, 3 तो खुद उन्होंने ही ले रखा है। तो इस तरह से उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अगर बेईमान रोस्टर सिस्टम की बात की जाए तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसको ख़त्म करने के लिए जो पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे उन्होंने एक सारणी बनाई थी, उसमें क्या करा था, सबड़वाल जजमेंट के बाद उन्होंने एक सारणी बनाई, पॉइंट बेस सारणी बनाई। उसमें क्या किया कि उन्होंने जनरल कैटेगरी का डाटा ही हटा लिया
और उन्होंने एससी का भी दिया, ओबीसी का भी दिया, एसटी का दिया। इस तरह से वो पहला और दूसरा पोजीशन जो है उन्होंने बेईमानी से ले रखी है, क्योंकि उस पर नन मतलब कोई नहीं आता है, 6 पोजीशन पर भी कोई नहीं आता है। इस तरह से अगर एक पाई चार्ट की बात की जाए तो उस पाई चार्ट में सारे लोग इन्वॉल्व है ना, चाहे एसटी। जब 2019 में जब ईडब्ल्यूएस कोटा आया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कोटा तो उन्होंने बना दिया, उसका चार्ट भी बनाया, तो 10वें पोजीशन पे ईडब्ल्यूएस आने लगा। लेकिन उस समय भी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक भी चार्ट नहीं बनाया, जिस वजह से जो भी शुरू की नौकरियां होती है वो उन्हीं को मिल जा रही है। और जो क्योंकि एक इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास 10 तरह की मिठाई है, जलेबी है, लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। उस मिठाइयों को 20 लोगों में बांटना है, तो 20 लोगों में बांटना है तो 10 ही लोगों में हर बार बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 ही नौकरियाँ हैं। तो इस तरह से रोस्टर सिस्टम है हमारा। तो उस रोस्टर बेईमान रोस्टर सिस्टम की वजह से अब वो जो एसटी जो मांगा भी नहीं गया था कि एसटी में बढ़ेगी गणन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एसटी में भी वर्गीकरण कर दिया गया है। अगर आप उसका डाटा निकालिएगा, चाहे आईआईएम हो, आईआईटीज हो, बहुत सारे जो बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें 000 उनका है ही नहीं, क्योंकि 14वां पोजीशन उनका एसटी का आता है, तो वहाँ तक तो नौकरियाँ ही नहीं निकलती। तो ये जब तक बेईमान रोस्टर सिस्टम को ख़त्म कर करके एक नया रोस्टर सिस्टम या जो बाइनरी सिस्टम जो 1993 में आया था, बाइनरी रोस्टर सिस्टम, उसको लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो है नौकरियां हमारी छिनती रहेगी। और मेरा एक और भी इसमें अनुरोध है कि जो अभी आवाज़ उठी लेटरल एंट्री पे कि जो 22 पोस्ट हमारी होती 45 पोस्ट में, उसी तरह से आवाज़ अगर इसमें उठनी जरूरी है जो ये बेईमान रोस्टर सिस्टम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरियों की अगर चोरी हो रही है तो इसी बेईमान रोस्टर सिस्टम से हो रही है। और हर साल अगर एससी की बात करें तो 5 लाख नौकरियां उनकी जा रही है, और आपकी एसटी की बात करें एसटी की बात करें तो उनकी भी 5 लाख नौकरियां हमेशा इसमें जा रही है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठ रही। अगर ओबीसी की तो बहुत ज़्यादा जा रही है उसमें, और वहाँ पे अगर एससी की बात करें तो उनके भी 9 लाख के करीब नौकरियां जो हर साल जा रही है। हम 22 नौकरियों के लिए इतना हंगामा मचा दिया और सरकार को बैक फुट पे जानी पड़ी। तो हमें इस समय ये जो बेईमान रोस्टर सिस्टम है, इसमें आवाज़ उठाने की सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी, उनके हमारे एमएलए भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। और आवाज़ को इसमें 2-4 अगर एमपी हमारे इसको आवाज़ को तब होगा जब हम यूनाइट होंगे। हम जिस तरह से वर्गीकरण में आपस में ही लड़ रहे हैं, जब आउटसोर्सिंग सारी नौकरियों का हो गया है तो हमें उसमें हिस्सा मिल ही नहीं रहा है, हम नौकरी में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर किस बात की लड़ाई। हमें यूनाइट होके पहले शिक्षा की बात, अभी सर भी बोल रहे हैं कि हमें शिक्षा पे तो बात नहीं करी जाती है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई। अब कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बड़े में सारे शिक्षा उनको महंगी क्यों कर दी गई? क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े ही ना। और जब वो नॉट फॉर सुटेबल ऐसे ही आ रहे हैं, जब पढ़ लिख के उनके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं वो कहते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल, तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी को खत्म करो। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री दे रहा है उसको तो खत्म नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे वहीं से पढ़ के जाते हैं तो उनको नॉट फॉर सुटेबल करके भेज देते हैं। तो ये जो नॉट फॉर सुटेबल का स्थिति जब अब की स्थिति में है, तो जब वर्गीकरण हो जाएगा तो वर्गीकरण के बाद तो कहते हैं नॉट एलिजिबल कह देंगे कि भाई आप ग्रेजुएशन ही नहीं करे हो, आप इसके मास्टर ही नहीं करो, जो डिग्री उनको एलिजिबिलिटी चाहिए, एलिजिबिलिटी नहीं रहेंगे हमारे लोग। तो इस तरह से वो हमारे लोग को काटने की कोशिश है। जब तक ये योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एक जो अभी नारा दिया है वो हिंदुओं के नाम पे कि जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, वो हम लोगों को लागू होता है। हम लोगों को एक रहना होगा, यूनाइट होना होगा, तभी हम ये आवाज़ लड़ सकते हैं। और जब तक हम जब तक हम यूनाइट नहीं रहेंगे तो वही लोग फूट डालो शासन करो की नीति से हम पे राज करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।